everyone. BA first year Basic Principles of Political Science. राजनीति विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है और उसमें हम अध्ययन करेंगे राज्य का अर्थ, परिभाषा व उसके तत्व। और इस लेसन में हमें जानना है कि राज्य की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत मान्य हैं। राज्य राजनीति विज्ञान में अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य है। गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का अंत, आरंभ व अंत दोनों राज्य के साथ ही होते हैं। राजनीति विज्ञान चूंकि राज्य के बारे में, राज्य के सरकारों के बारे में अध्ययन करता है, बताता है कि राज्य की स्थापना क्यों हुई, राज्य के क्या कार्य हैं, राज्य के क्या उद्देश्य हैं और राज्य को किस तरीके से अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। राज्यों का जो कॉन्सेप्ट है उसकी शुरुआत अगर हम देखें तो अगर हम पाश्चात्य दर्शन में जाएं तो देखते हैं कि एथेंस में अरस्तु व प्लेटो के विचारों से शुरू होते हैं। और अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो भारत में मनु व कौटिल्य के विचार हमारे सामने आते हैं। भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही दर्शनों में राज्य की भूमिका को महत्व दिया गया है और राज्य को एक दैवीय संस्था के रूप में माना गया है व इसके अनेक विकास क्रम के बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं राज्य शब्द। राज्य शब्द की उत्पत्ति अगर हम अरस्तु के विचारों से ले तो उन्होंने नगर राज्य को राज्य कहा है, जो पोलिस शब्द का जिसके लिए प्रयोग किया। लेकिन राज्य शब्द की सबसे पहले अगर बात कहें तो मैकियावेली इटालियन विचारक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंस में स्टेटो शब्द का प्रयोग राज्य के लिए किया, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट अगर करें तो अर्थ मीनिंग निकल के आता है द स्टेट। तो आइए जानते हैं कि राज्य का क्या अर्थ है, राज्य की कुछ परिभाषाएं जानेंगे, राज्य के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, प्रमुख तत्व जिनसे मिलकर राज्य निर्मित होता है और राज्य के नेचर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी विचारधाराएं मिलती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले राज्य का अर्थ। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य है। यूनानी विचारक इसे प्राकृतिक समुदाय, अच्छे जीवन की प्राप्ति का एक साधन मानते थे। संविधानवादी इसे एक यंत्र मानते थे और यंत्र मानते हुए समझौते का परिणाम मानते थे। मार्क्सवादी इसे शोषण की इकाई मानते थे। तो इस तरीके से देखते हैं कि राज्य के बारे में जो लोगों की अवधारणाएं हैं वो अलग अलग विचार निकल के सामने आते हैं। जैसे अरस्तु और प्लेटो जो थे उनके समय में यूनान में क्या कहते थे कि एक नेचुरल समुदाय है, प्राकृतिक समुदाय है, जिसकी उत्पत्ति क्यों हुई है, नागरिकों ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य को बनाया है। उसके अलावा जो संविधानवादी हैं जो कहते हैं कि राज्य एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, समझौतेवादी जो विचारधारक हैं वो राज्य को एक यंत्र के रूप में मानते हैं, जिनमें नाम निकल के सामने आता है हॉब्स, रूसो, लॉक। ये समझौतावादी विचारक थे जिन्होंने कहा, अपने विचार प्रस्तुत किए कि एक समझौते के फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई है और ये इसे एक यंत्र मानते हैं। मार्क्सवादी कहते हैं कि ये राज्य एक शोषण की इकाई है। राज्य क्या है कि राज्य में मार्क्सवादी विचारधारा जो है वो बताते हैं, जैसे लेनिन है, कार्ल मार्क्स हैं, कि राज्य में कई तरीके के वर्ग होते हैं और उन वर्गों में से एक वर्ग संपन्न वर्ग होता है और एक वर्ग ऐसा होता है निम्न वर्ग जिसके पास साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है। तो मार्क्स हैव्स और हैव्स नॉट का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो जो संपन्न वर्ग है, जो जिसके पास साधन है, वो वर्ग क्या करता है, वो अपने से कमजोर वर्ग का शोषण करता है। तो इस तरीके से मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स, कि राज्य एक शोषण की संस्था है, शोषण की इकाई है। तो एक ऐसी संस्था है जिसमें लोगों का, एक समुदाय का दूसरे समुदाय के द्वारा
शोषण किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्य के अलग अलग स्वरूप निकल के सामने आते हैं। प्राचीन समय में अगर बात करें तो नगर राज्य जो बहुत छोटे होते थे उनसे राज्य का अनुमान लगाया जाता था। धीरे धीरे समय परिवर्तित होता चला गया और आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि राज्य का जो स्वरूप है वो देश ने ले लिया है। तो आज हम अगर कहें राज्य तो भारत एक राज्य है। अब आप कहेंगे कि नहीं भारत तो देश है और भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, वो राज्य हैं, वो राज्य हैं लेकिन वो पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग सही रूप से राज्य नहीं है, क्योंकि राज्य के जो एलिमेंट है संप्रभुता सबसे ज्यादा जरूरी है। जो उसकी पावर वो राज्य यूपी वालों के पास नहीं है, एमपी के पास नहीं है, ये सब एक केंद्र के एक संघ की इकाई के रूप में है। तो राज्य से क्या तात्पर्य है? राज्य निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले नागरिक और उनकी एक सरकार होगी, जिस सरकार के पास संप्रभुता होगी। वो जो समुदाय है, वो जो निश्चित भाग में रहने वाले लोग हैं, उन्हें हम राज्य का दर्जा देते हैं। तो राज्य किसे कहते हैं? कि निश्चित समुदाय के एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाली जनता है, उसकी सरकार है और सरकार को संप्रभुता शक्ति उसे मिली हुई है, वही राज्य के रूप में अपना अस्तित्व हमारे सामने रखता है। इसके अलावा अगर कहें कि निश्चित भूभाग है, जनता है, लेकिन वहां सरकार नहीं है, तो भी हम उसे राज्य नहीं मानेंगे, क्योंकि राज्य के ये अंग हैं, राज्य के ये 4 तत्व हैं जिनसे मिलकर ही राज्य की संकल्पना साबित होती है। तो आइए जानते हैं कुछ परिभाषाएं। राज्य शब्द सबसे पहले बताएंगे कि राज्य शब्द के प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया। ये मैकियावेली एक इटालियन विचारक थे। इनकी एक बुक थी द प्रिंस, जिसमें इन्होंने स्टैटो शब्द का प्रयोग किया। और स्टैटो का अगर इंग्लिश में मीनिंग देखें तो द स्टेट था। हॉब्स ने राज्य शब्द के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया। बोधा ने रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरीके से देखते हैं कि राज्य के बारे में जो विचार थे उनमें तो विभिन्नताएं देखने को मिली ही, साथ ही साथ राज्य के जो नाम थे वो भी लोगों ने अलग अलग नाम दिए। प्राचीन समय में राज्य के जो स्वरूप थे वो आज हम बदलते हुए देख रहे हैं। जैसे पहले कबीले राज्य हुआ करते थे, जहाँ की एक समुदाय रहता था कबीले के रूप में और वहां पर एक सरदार होता था, वो उस कबीले की देखरेख करता था। उसके बाद जमींदारी प्रथा आई और वहां क्या होने लग गया कि बहुत बड़े बड़े जो कुलीन वर्ग के लोग थे, सामंतवादी प्रथा चली, कुलीन वर्ग के लोग थे वो राजपाट अपने हाथ पे रखते थे और निर्धन वर्गों को दास की तरह रखते थे। फिर धीरे धीरे क्रांतियां हुई और राज्य के स्वरूपों में परिवर्तन देखने के लिए मिला। तो परंपरावादी विचारधारा कहते हैं, उनके अलग विचार हैं। धीरे धीरे समय बदला, आधुनिक विचारधारा व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई, उसने अपने कॉन्सेप्ट दिए और वर्तमान में हम एक बड़े देश जैसे भारत, अमेरिका, आप नाम सुनते हैं, यही राज्य हैं। तो राज्य कोई यूपी और एमपी या राजस्थान से नहीं है तात्पर्य, बल्कि राज्य से मतलब वो संस्था जो निश्चित भूभाग में निवास करती है, उसकी निश्चित जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता की पावर है उसके पास, तो वही राज्य है। राज्य की परिभाषाएं देखेंगे। राज्य परिवारों और ग्रामों का वह समूह है जो आत्मनिर्भर समृद्ध जीवन जीने के लिए संगठित किया गया है। ये अरस्तु के द्वारा है, जिसमें बताया गया है कि परिवार थे, बहुत सारे परिवारों से मिलकर गांव बना और वो आत्मनिर्भर है, अपने कार्य करने के लिए स्वयं सक्षम है, समृद्ध जीवन जीने के लिए उसने अपने आप को संगठित कर रखा है। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं। राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है, मैक्स वेबर की। तो ये क्या कहते हैं कि राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति होती है, क्योंकि राज्य का एक बहुत बड़ा लक्षण है कि उसके पास दंड देने की शक्ति है जो अन्य किसी समूह के पास नहीं है। तो ये विचारधारा हमारे सामने निकल के आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। राज्य एक भूभागीय समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है।
निर्धारित भूभाग के अंतर्गत सभी संस्थाओं में सर्वोच्च है, लॉस्की की है। तो लॉस्की क्या कहते हैं कि राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाली एक समुदाय है जो दो लोगों में विभक्त है, जिसमें कि एक नागरिक समूह है और एक उनके ऊपर शासन करने वाली सरकार है, और वो अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए सक्षम है, किसी और की उसे अधीन वो नहीं है, स्वयं अपने निर्णय ले सकती है। और सभी संस्थाओं में, जो भी संस्थाएं प्रेजेंट में कार्य कर रही हैं, उन सभी में सर्वोच्च स्थान उसे प्राप्त है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में विस्तृत है, और राज्य बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान तो हमारा विषय ही राज्य की स्टडी करना है। अब हम जानेंगे कि राज्य के वो प्रमुख तत्व क्या हैं जिनके लिए राज्य आवश्यक है। तो अगर हम बात करें राज्य के प्रमुख तत्वों के बारे में, तो प्राचीन समय की अगर बात लें तो हम भारतीय विचारधाराओं को देखें तो हमें कौटिल्य और मनु के विचार, हमने कहा पहले ही बताया कि वो देखने को मिलते हैं। तो उनमें उन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया। सप्तांग सिद्धांत से मतलब कि जिसके 7 अंग हैं और वो राज्य है। तो उन्होंने बताया कि राज्य के 7 प्रमुख अंग होते हैं, और वो अंग स्वयं वो है राजा, अमात्य, पुर, कोश, मित्र, दंड। तो ये सब जरूरी है। और अब हम अगर वर्तमान के उस पे आए तो हम देखते हैं कि राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं जो वर्तमान समय में माननीय हैं। वो तत्व कौन कौन से हैं बताते हैं। पहला, निश्चित भूभाग। तो हम राज्य उसे कहेंगे जिनके पास एक निश्चित मात्रा में भूमि है, और वो भूमि सिर्फ भूमि ही नहीं होगी, जमीन ही नहीं होगी, बल्कि उसकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक संपदाएं, उसके आसपास का समुद्र, उसके पहाड़, उसके सारी जंगल आदि उसकी भूमि में निर्माण करेंगे। अब निश्चित भूमि, ऐसा नहीं कि आज इतनी है कल उतनी हो जाएगी, नहीं, एक निश्चित भूमि है। आप वर्तमान समय में देख रहे हैं ना, चीन से हमारा सीमा विवाद लेकर चल रहा है, क्योंकि वो हमारी भूमि को, हमारे जो नक्शा है उस पे से भूमि लेना चाह रहा है। तो हमारा जो निश्चित भाग है वो हमारा है, कोई भी उसे नहीं ले सकता। तो राज्य की ये प्रमुख तत्व है कि राज्य के पास निश्चित भूमि है, और वो निश्चित भूमि स्वयं उसी की है, कोई और उस पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। और ये भूमि क्यों उपयोगी है राज्य के लिए? जो राज्य जितनी अधिक उपजाऊ भूमि रखता होगा, जितने अधिक प्राकृतिक संसाधन उसके पास होंगे, वो राज्य उतना अधिक श्रेष्ठ बनेगा, क्योंकि संसाधन उसके पास है, और वो संसाधन उसके आर्थिक, उसके सामाजिक विकास, उसके राजनीतिक विकास में उसका सहयोग करेंगे। तो जितनी भूमि हो, अगर प्लेटो और अरस्तु की बात करें तो इन्होंने कहा छोटे राज्यों का कंसेप्ट दिया, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि राज्यों का स्वरूप बदल चुका है, काफी बड़े राज्य हमारे सामने निकल कर आए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि राज्य कितना निश्चित भूभाग हो, चूंकि अगर हम बात करें रूस की और कनाडा की, भारत की, तो इन अलग अलग सबका निश्चित भूभाग है, और बहुत सारे छोटे सिटी भी हैं। तो छोटे, बहुत छोटे छोटे देश भी हैं जिनके पास बहुत कम भूमि है। बस बात यह है कि जो भूमि उनके पास है वो उनकी निश्चित हो, उनका उस पर आधिपत्य हो, और कोई उस पर अपना हस्तक्षेप ना करे, छोटी या बड़ी से कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं राज्य का दूसरा तत्व, जनता, उसकी नागरिक। तो राज्य का तत्व भूमि हो और नागरिक ना हो तो हम उसे राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि हर मनुष्य किसी न किसी राज्य से जुड़ा है। अगर हम कहें कि कोई नागरिक ऐसा है जो किसी भी राज्य का नहीं है, तो वो अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकता। तो निश्चित हमारे पास जनता हो। अब जनता का क्या महत्व है, क्या रोल है राज्य में, तो जनता के बारे में भी अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत हैं। जैसे प्लेटो ने कहा कि 5040
जनता एक राज्य के लिए उपयुक्त है। अरस्तु ने कहा कि नहीं, जनता 10,000 तक होनी चाहिए। गार्नर कहते हैं कि ये कोई निश्चित नहीं है कि 5,000, 40 हो या 10,000 हो, जनता कितनी भी हो सकती है। तो राज्य के पास जो जनता है कभी कभी हानिकारक भी होती है, कभी कभी लाभदायक भी होती है। जैसे जिसके पास जितनी अधिक जनता होगी वो राज्य उतना ही अधिक शक्ति संपन्न बनेगा। लेकिन अगर साधन कम है और जनता अधिक है तो राज्य का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य उनका भरण पोषण करने में सक्षम ही नहीं होगा। जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारी भारत की जो जनसंख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और कुछ सालों में ऐसा विचारकों का विश्लेषण किया गया है कि चाइना से भी आगे निकल जाएगी। तो इतना ज्यादा भी जरूरी नहीं है। वहीं अमेरिका और रूस बड़े देश हैं, लेकिन उनके पास जनसंख्या कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो जनसंख्या का महत्व तभी है जबकि साधन और जनसंख्या में संतुलन बना रहे। अगर बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो भी दिक्कत होगी, अगर बहुत कम जनसंख्या हो जाएगी तो भी दिक्कत होगी। तो हमारे पास जितने पर्याप्त साधन है उनके अनुसार, उनके समानुपात में जनसंख्या हो तो बेटर है। तीसरा हमारा पॉइंट आता है सरकार। चूंकि जनता निश्चित भूभाग में शासन व्यवस्था सरकार के द्वारा ही किया जाता है। अगर हम देखें कि राज्य और सरकार, तो कहीं ना कहीं लोग राज्य और सरकार को एक भी मानते हैं। चूंकि राज्य का जो स्वरूप है वो दिखाई नहीं पड़ता और दिखाई कौन देता है? सरकार। जो सरकार उसमें शासन व्यवस्था अपने हाथ में लिए है, उसी के नाम से उसके राज्य को जाना जाता है। सरकार कई प्रकार की होती है, जैसे राजतंत्र, पहले जो शासन व्यवस्था थी राजतंत्र थी, फिर कुलीन तंत्र, वर्तमान में प्रजातंत्र, अध्यक्षात्मक सरकार, है ना, संसदात्मक सरकार। तो कई प्रकार की सरकारें हैं, लेकिन राज्य में सरकार होना जरूरी है। बिना सरकार के किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो बिंदु है वो है संप्रभुत्ता। संप्रभुत्ता वह शक्ति जो राज्य को उसके आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की क्षमता देती है। मीन्स कि राज्य अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है, उसके ऊपर किसी भी बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि भारत कब संप्रभु बना, क्या शुरू से भारत संप्रभु था? नहीं। भारत में बीच का जो समय था जब ब्रिटिश आ गए और उन्होंने भारत को गुलाम बना लिया, तो नियम कौन बनाता था? ब्रिटिश संसद बनाती थी, महारानी के नाम से बनते थे। तो तब भारत संप्रभुता की उसमें, वो राज्य तो था लेकिन वो संप्रभु राज्य के रूप में सामने नहीं आता था, क्योंकि उसके ऊपर जो शासन करने वाली सत्ता थी वो उनके स्वयं की नहीं थी। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ कि ये संप्रभुता हमें मिल गई और हमारे डिसीजन, चाहे वो हमारे आंतरिक हो चाहे बाहर किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे निर्णय हो, हम स्वयं, भारत की सरकार खुद करेगी, उसके ऊपर किसी सरकार का प्रभुत्व नहीं होगा। तो ये होती है हमारी संप्रभुता की संकल्पना। संप्रभुता दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। जैसे हम कहें कि भारत एक संघ है जो कई राज्यों से मिलकर बना है, तो इस आंतरिक मामले में अगर किसी राज्य में कोई बदलाव करना है, अगर कहीं शासन व्यवस्था में कोई बदलाव करना है, या भाषा के तौर पे आप देखते हैं यहाँ अनेक सारी चीजें, तो इसमें बदलाव करने का जो डिसीजन है वो भी हमारी भारतीय सरकार लेगी। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमें किस देश के साथ कौन सी नीति अपनानी है उसके बारे में निर्णय भी भारतीय सरकार ही लेगी, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मुख्य रूप से होते हैं और इनके सहायक जो कार्यपालिका होती है, जो मंत्री परिषद होती है, वो उनमें सहायता देती है। तो हम कहें आंतरिक और बाह्य, मतलब अपने अंदर के जो मामले हैं उनके निर्णय, और बाह्य मीन्स हमारे बाहरी निर्णय भी हम ही लेंगे। तो संप्रभुता दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता। तो इस प्रकार से हमने जाना कि राज्य के ये चार मुख्य तत्व हैं जो वर्तमान में बहुत इनके बिना किसी राज्य की संकल्पना नहीं हो सकती है और राज्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा अगर इनमें से एक भी पार्ट हमारा हट जाए।
अब हम बात करते हैं कि राज्य की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ स्टेट। तो राज्य की प्रकृति, राज्य का स्वरूप किस प्रकार से लोगों विचारधाराएं दी गई है, उसके आधार पर चार हमारे सामने नाम निकल के आते हैं कि राज्य की सावयवी अवधारणा, यांत्रिक, वैधानिक, मार्क्सवादी। सावयवी अवधारणा से मतलब क्या है कि राज्य एक शरीर की भांति है और राज्य से जुड़े जो संसाधन तत्व हैं वो उसके अंग के रूप में कार्य करते हैं और प्रत्येक अंग का अपना कार्य होता है। जैसे अरस्तु, जैसे हम कहें हमारे यहाँ के विचारक कौटिल्य व मनु, इन्होंने जो राज्य के अंग बताए उसके आधार पर इनकी जो संकल्पना थी वो सावयवी अवधारणा पर आधारित थी। मीन्स राज्य एक शरीर की भांति है, जिस तरीके से बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उसके अन्य अलग अलग कार्य करने के लिए, उसी तरीके से राज्य के पास भी उसके अंग हैं जो उसके कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं और उनका अपना महत्व है। बात करते हैं यांत्रिक अवधारणा। यांत्रिक में कि उपयोगितावादी जो विचारक हैं या व्यक्तिवादी जो विचारक हैं वो यांत्रिक अवधारणा को मानते हैं, जिसमें कि राज्य को एक यंत्र की भांति मानते हैं। जिस तरीके से मशीन होती है उसके पुर्जे होते हैं काम करने के लिए, उसी तरीके से राज्य एक यंत्र है और उसके पास कार्य करने के लिए उसके पार्ट्स हैं। वैधानिक अवधारणा की क्या बताती है? वैधानिक अवधारणा कहती है कि राज्य एक वैधानिक संप्रभु है जो कानून नीति बनाने की उसमें क्षमता है और वो नीति बनाने की सर्वोच्च संस्था है। मार्क्सवादी अवधारणा कहती है कि राज्य एक शोषण की संस्था है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रकृति, नेचर के अकॉर्डिंग भी अलग अलग विचारधाराएं हमारे सामने निकलकर सामने आती हैं। अब बात करते हैं कि राज्य और सरकार क्या ये एक है? नहीं, राज्य और सरकार एक नहीं है, बल्कि राज्य की अपनी विशेषताएं हैं, सरकार की अपनी। जैसे अगर हमने बात की राज्य के अपने तत्व, तो राज्य के तत्व है निश्चित भूभाग और जनता, लेकिन सरकार के तत्व नहीं है। सरकार कोई निश्चित भूभाग थोड़ी होता है। तो आइए जानते हैं राज्य और सरकार में क्या अंतर है। राज्य अमूर्त है, सरकार मूर्त है। मीन्स राज्य का जो स्वरूप है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। नाम तो राज्य का चल रहा है, लेकिन दिखाई क्या पड़ता है? सरकार की नीतियां, सरकार के कार्य, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे वो देश के राष्ट्रीय स्तर पे हो। तो सरकार का स्वरूप हमें दिखाई नहीं पड़ता, अमूर्त है। और राज्य का स्वरूप अमूर्त है और सरकार मूर्त रूप है, साकार रूप में सरकार ही कार्य करती है, या हम कहें सरकार व्यवहारिक है। दूसरा अंतर दिखाई पड़ता है, राज्य स्थायी है, सरकार अस्थायी है। मीन्स राज्य भारत, तो भारत बना ही रहेगा आगे भी। तो भारत का जो स्वरूप है वो स्थायित्व लिए हुए है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सरकारों में परिवर्तन होता चला जाएगा। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बदलते रहते हैं ना, तो उसी तरीके से सरकार बदलती चलती है। वो अलग अलग पार्टीज की हो सकती है, अलग अलग व्यक्ति सरकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। राज्य बृहत इकाई है और सरकार एक छोटी इकाई है। तो मीन्स क्या है कि राज्य जो है वो बहुत बड़ी इकाई है, उसमें बहुत सारे नागरिक हैं, लेकिन सरकार जो है वो एक छोटा नागरिकों का ग्रुप है, वो कुछ ही लोगों तक सीमित है। सभी लोग सरकार नहीं है, पर राज्य की जो जनता है वो सब राज्य के अंतर्गत आती है। तो राज्य का स्वरूप बड़ा हो जाता है और सरकार का स्वरूप छोटा हो जाता है। राज्य के प्रकार नहीं है, सरकार के अनेक प्रकार हैं। तो राज्य हमने जैसा बताया, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कम जनसंख्या वाला हो, लेकिन वो राज्य ही रहेगा। लेकिन सरकारों के अनेक रूप हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं, जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, राजतंत्र, प्रजातंत्र। तो इस तरीके से सरकार के अनेक रूप हो सकते हैं। तो सरकार से तात्पर्य एक वो समूह जो कि शासन व्यवस्था बना रहा है, लागू कर रहा है, उन्हें लागू करने वाली संस्था है। और राज्य अपने आप में बड़ा है, उसमें ये सारी चीजें होंगी, तो वो राज्य होगा। निश्चित भूभाग, जनता, सरकार, संप्रभुता। तो इस तरीके से आज हमने जानने की कोशिश की कि राज्य का क्या मीनिंग है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं और उसके कितने प्रमुख तत्व हैं। थैंक्स।